नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है सहरिया जनजाति। एक प्रमुख जनजाति है और इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति राजस्थान की, ठीक है, सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है। ठीक है, ये प्रमुख विशेषता है किसकी? सहरिया जनजाति की, कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने, किसे? भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है। ठीक है, यहां पर आदिम से तात्पर्य है प्राचीन अथवा पुराना। तो सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है और भारत सरकार ने इसको किसमें शामिल किया है? आदिम जनजाति में शामिल किया है। और यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। यदि हम सहरिया जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो जितनी भी सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है उसका लगभग 98% भाग, कितना? 98% जो भाग है 12 जिले की किशनगंज तथा शाहबाद तहसील में पाया जाता है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं हम कि जितनी भी ये कौन सी सहरिया जनजाति है लगभग पूरी की पूरी कहां पे पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। और 12 जिले में भी क्या है? किशनगंज तथा शाहबाद तहसील में इस जनजाति का कितना? लगभग 98% भाग पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इस सहरिया शब्द की, तो ये जो सहरिया शब्द है, इस सहरिया शब्द की उत्पत्ति किससे? फारसी भाषा के, फारसी भाषा के शहर, ठीक है, किस शब्द से हुई है? शहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल। ठीक है, सहरिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फारसी भाषा के शहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। तो जंगल से जो संबंधित जनजाति है उसे क्या कहा जाता है? सहरिया कहा जाता है। ठीक है, तो सहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? जंगलों में निवास करती है। यदि अब हम सहरिया जनजाति के घर की बात करें तो जो सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं। और किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं लकड़ी और घास फूस। ठीक है, किसके बने हुए होते हैं? लकड़ी तथा घास फूस के बने हुए होते हैं। इनके जो घर हैं इनको क्या कहा जाता है? टापरी या टोपा। ठीक है, सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? टापरी या टोपा कहा जाता है। कच्चे बने हुए होते हैं, लकड़ी और घास फूस के बने हुए होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? टापरी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं किसका एक शब्द और? मिट्टी से बने हुए कच्चे घर होते हैं जिसमें लकड़ी और घास फूस का प्रयोग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? टापरी या टोपा कहा जाता है।
इसके अलावा ये जो पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों की शाखाओं पर जो घर बनाते हैं उन्हें मचान कहा जाता है। ठीक है, सहरिया जनजाति जो पेड़ों की जो शाखाओं पर जो रहने के लिए घर बनाती है उसे क्या कहा जाता है? मचान कहा जाता है। इनकी छोटी बस्तियों को, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो सहरिया जनजाति की छोटी बस्तियां होती है, छोटी बस्तियों से तात्पर्य है जिनमें घरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। छोटी बस्तियां सहराना व गांव सहरोल कहलाते हैं। ठीक है, इनकी छोटी बस्तियां क्या कहलाती है? सहराना, तथा गांव क्या कहलाते हैं? सहरोल कहलाते हैं। गांव के अंदर क्या होता है? कई छोटी बस्तियां सम्मिलित होती हैं। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? कच्चे होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? मिट्टी, लकड़ी तथा घास फूस के बने हुए होते हैं। इनके घरों को क्या कहा जाता है? टापरी या फिर टोपा कहा जाता है। पेड़ों पर जो ये घर बनाते हैं रहने के लिए उन्हें क्या कहा जाता है? मचान कहा जाता है। और छोटी जो इनकी बस्तियां होती है जिसमें घरों की संख्या कम होती है उसको क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। और जो इनके गांव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सहरोल कहा जाता है। अब यदि हम सहरिया जनजाति के सामाजिक जीवन की बात करें तो इनके सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहली चीज, सहरिया जनजाति में एकाकी परिवार प्रथा पाई जाती है। ठीक है, इसको प्रथा कह लीजिए या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो सहरिया जनजाति है इसमें परिवार क्या होते हैं? एकाकी होते हैं, संयुक्त परिवार नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस सहरिया जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है। बहुविवाह से तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुविवाह कहा जाता है। ठीक है, इसमें नाता प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, नाता प्रथा से क्या तात्पर्य है कि जो वधू है जब वो लाई जाती है तो उसका क्या चुकाया जाता है? मूल्य चुकाया जाता है। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है? नाता प्रथा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा 12 जिले की के केलवाड़ा के निकट एक स्थान है, कौन सा? सीताबाड़ी। ठीक है, 12 जिले में केलवाड़ा के निकट एक स्थान है, कौन सा? सीताबाड़ी। यहां पर इनका क्या भरता है? मेला भरता है। और ये जो सीताबाड़ी स्थान है ये इनका क्या है? पवित्र स्थान है। तो 12 जिले के केलवाड़ा के निकट सीताबाड़ी में क्या भरता है? प्रतिवर्ष मेला भरता है। और ये जो सीताबाड़ी स्थान है ये क्या है? इनका पवित्र स्थान है। वाल्मीकि ऋषि को, कौन से ऋषि को? वाल्मीकि ऋषि को यह अपना कुल देवता मानते हैं। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि वाल्मीकि ऋषि को क्या मानते हैं? ये अपना कुल देवता मानते हैं।
बारां जिले में केलवाड़ा के निकट एक स्थान है सीताबाड़ी, इसको ये अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष किसका आयोजन होता है, मेले भी भरते हैं। यहाँ पर क्या है, कुंड बने हुए हैं जिसमें ये क्या करते हैं, जब ये मेले लगते हैं तो उस पे क्या करते हैं, ये स्नान करते हैं और पाठ पूजा करते हैं। ठीक है, इनमें एकाकी परिवार पाया जाता है, बहुविवाह प्रथा पाई जाती है और इनमें नाता प्रथा का भी प्रचलन है। नाता प्रथा से क्या तात्पर्य है कि जब ये वधू लेके आते हैं तो उसका क्या चुकाते हैं, मूल्य चुकाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके पहरावने की। ठीक है, पहराव से तात्पर्य ये किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं और किस प्रकार से ये रहते हैं। तो जब हम पुरुषों के पहरावन की बात करें, पुरुष, तो पुरुषों की जो प्रमुख वेशभूषा है इसमें क्या आ जाता है, धोती तथा कुर्ता और साफा पहनना पसंद करते हैं। ये क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता तथा साफा पहनना पसंद करते हैं। जबकि महिलाएं क्या पहनती हैं, घाघरा, लुगड़ी व लंबी बाह के कमीज। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो जाती है, वेशभूषा हो जाती है, जिसमें पुरुष धोती कुर्ता तथा साफा पहनते हैं, जबकि महिलाएं घाघरा, लुगड़ी और लंबी बाह के क्या पहनती है, कमीज पहनती है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार एक तो वनोत्पाद। वनोत्पाद से तात्पर्य वनों से जो भी उपजें प्राप्त होती है उनका क्या करते हैं, ये संग्रहण करते हैं। इसके अलावा स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। इसकी चर्चा हम पहला कर चुके हैं, स्थानांतरणशील कृषि की। स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है, जब जंगलों को काटकर जलाकर उनको साफ करके जो खेत तैयार किए जाते हैं और वहां पर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। 2-3 वर्षों तक कृषि की जाती है। जब उर्वरता कम हो जाती है तो इन्हें खेतों को छोड़कर कहीं अन्य जगह पर चले जाते हैं। इसके अलावा एक चीज देखिएगा कि इस जनजाति में, कौन सी, सहरिया जनजाति में महिलाएं गोदने गुदवाती हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं टैटू। महिलाएं क्या करवाती है, टैटू, गोदने गुदवाती हैं। और इस जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे भी देखिए, अब हम शुरू में बात कर चुके हैं कि काफ़ी आदिम जनजाति है, तो इस कारण यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो ये आपके सहरिया जनजाति के प्रमुख क्या है, फैक्ट्स हैं। आप देखिए कि सहरिया जनजाति का लगभग 98% भाग बारां जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसीलों में पाया जाता है। ठीक है, इनके घर क्या होते हैं, कच्चे होते हैं, जो मिट्टी, घास फूस और लकड़ी के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। पेड़ों पर जो ये घर बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मचान कहा जाता है। छोटी बस्तियों को सहराना और गांव को क्या कहा जाता है, सहरोल कहा जाता है। इनमें बहुविवाह का प्रचलन है, नाता प्रथा का भी क्या है, प्रचलन है। एकाकी परिवार पाए जाते हैं। इनका जो सबसे पवित्र स्थान है वो हमने कौन सा पढ़ा, सीताबाड़ी, बारां जिले में स्थित है सीताबाड़ी, जहां पे प्रतिवर्ष मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। वाल्मीकि ऋषि को ये अपना कुल देवता मानते हैं। पुरुष धोती कुर्ता और साफा पहनते हैं। महिलाएं क्या पहनती है, घाघरा, लुगड़ी और लंबी बाह के कमीज पहनती है। महिलाएं टैटू या गोदने गुदवाती हैं और इनमें साक्षरता का प्रतिशत क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति है और इसमें से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।